Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download October 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Glasgow Climate Pact, and this topic is important from our syllabus paper for environment point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो आपको पता है कि रिसेंटली ग्लासगो में, विच इज़ अ सिटी इन स्कॉटलैंड, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को कंक्लूड किया गया है, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे COP26। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हर साल दुनिया के कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मीटिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। लास्ट ईयर वो कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। हर एक मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं जिसकी मदद से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके, कंट्रीज़ को अडेप्ट कराया जा सके अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इस साल भी कुछ इस तरह के फैसले लिए गए हैं और इन तमाम फैसलों को एक साथ मिला करके कहा जा रहा है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो इस आर्टिकल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली इस ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए फैसले लिए गए हैं। दैट इज़ व्हाट आर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। इसके पहले थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री समझ लेते हैं, ताकि ये ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो दो इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। दीज टू आर क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997 एंड पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। तो सिंस क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, मीन्स 2020 दिसंबर के बाद से क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर हो गया, एंड नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पेरिस क्लाइमेट डील या पेरिस एग्रीमेंट। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 बुलाई गई थी इस साल इन ग्लासगो, इसका मेन पर्पस यही था कि पेरिस क्लाइमेट डील को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश किए जाए। तो फिर से समझिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट से रिलेटेड एग्रीमेंट था जो इस साल यानी कि पिछले साल 2020 में वो लैप्स हो गया, और 2015 में ही हमने एक नया एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया था कि जब क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म होगा तो कौन सा नया एग्रीमेंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। और उस एग्रीमेंट का हमने नाम दिया था पेरिस क्लाइमेट डील। तो पेरिस क्लाइमेट डील में मोटे मोटी बातें डिसाइड कर ली गई थी वे बैक इन 2015 इटसेल्फ, विच वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21, कि क्या टारगेट्स रहेंगे, किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली उन टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे, व्हाट विल बी द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, वो फाइनल नहीं हुए थे। और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 में यही डिसाइड किया जाना था कि कैसे पेरिस क्लाइमेट डील के टारगेट्स को अचीव किया जाए। तो एक बार ब्रीफ हिस्ट्री अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 1995 में, दैट वाज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 दैट वाज हेल्ड इन क्योटो जापान। दैट वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ, बट इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2005। क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब समझिए कि दुनिया के तमाम देश, चाहे डेवलपिंग देश इंडिया या चाइना जैसे, या डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे, दुनिया के जो तमाम देश हैं, सबकी कॉमन जिम्मेदारी है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करना या अडाप्ट कराना। लेकिन ये जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डिफरेंशिएटेड तरीके से अप्लाई होगी। डिफरेंशिएटेड मतलब किसी पे जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, किसी पे कम होगी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। ये फैसला किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी मोर, रीजन बीइंग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दे आर डेवलप्ड, तो उनके पास कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है, फाइनेंस ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बेहतर है। दूसरा, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यानी कि इनके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ होगा वही देश ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन सो फार। तो भाई आपने अभी तक डेवलप खुद को कर लिया है, आपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन अभी तक किए हैं जिसके मदद से आप डेवलप हुए हैं, तो अब आप ही ज़्यादा जिम्मेदारी लीजिए। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप ही ज़्यादा जिम्मेदारी लीजिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए। सो दैट इज़ कॉमन, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ बिगर।
तो दिस इज हाउ कैपेबिलिटी बेसिस दे हैव मोर कैपेबिलिटी, दैट इज़ वाई दे हैव बीन गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिस्टोरिकल बेसिस, हिस्ट्री में या पहले ये लोग ज़्यादा इमिशन कर चुके हैं, इसलिए अब इनको जिम्मेदारी दी गई है अब क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए स्टेप्स लेने का। अब जब क्योटो प्रोटोकॉल में स्टार्टिंग में तो सारे कंट्रीज़ ने मान लिया कि हाँ ठीक है, हम लोग कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेकिन हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। डेवलप कंट्रीज़ ने भी मान लिया, डेवलप कंट्रीज़ लाइक यूएस, कनाडा, उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने भी माना, लेकिन बाद में धीरे धीरे डेवलप कंट्रीज़ अपने कमिटमेंट से पीछे हटने लगे। उन लोगों ने इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ को ब्लेम करना शुरू किया। दीज कंट्रीज़, इंडिया एंड चाइना, आर पार्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो क्या हुआ क्योटो प्रोटोकॉल में कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स लगा दिए गए कि भाई आपको इतना इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करना है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं लगाए गए। तो नेचुरली डेवलप्ड कंट्रीज़, इंडिया और चाइना जैसे देश जो डेवलपिंग ग्रुप में आते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया इन्होंने कि भाई यू आर वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमीटर। चाइना इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट और लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमीटर, इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमीटर, और आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं, और हमारे ऊपर इतने सारे बाइंडिंग टारगेट्स हैं। ये सब बोल करके यूएस और कनाडा जैसे देशों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया क्योटो प्रोटोकॉल को, एंड दे अल्टीमेटली पुल्ड आउट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बिकेम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ दिस मैटर ओनली। डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रहे थे कि हम मानेंगे ये नहीं, इंडिया और चाइना जैसे देश डेवलपिंग ग्रुप के अंदर होकर के दे आर नॉट फुलफिलिंग एनी कमिटमेंट, तो इस केस में हम लोग भी अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वाई क्योटो प्रोटोकॉल कुड नॉट बी वेरी मच सक्सेसफुल, इट रिमेंड पार्शियली सक्सेसफुल। क्योटो प्रोटोकॉल 2007 से अप्लाई हुआ और ये 2020 तक एप्लीकेबल था, लेकिन 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल लैप्स हो गया एंड क्योटो प्रोटोकॉल के वाज रिप्लेस्ड विथ पेरिस क्लाइमेट डील। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अलग अलग देशों पे अलग अलग टारगेट्स लगाए गए थे। डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कोई भी टारगेट नहीं था, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर अलग अलग टारगेट्स लगाए गए थे। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया पेरिस क्लाइमेट डील में, जो फाइनलाइज हुआ था 2015 में इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21, बट दिस वाज टू बी एप्लीकेबल सिंस बिगिनिंग ऑफ 2021 वंस क्योटो प्रोटोकॉल लैप्सेस। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 2007 से लेकर के 2020 तक चलने वाला था। 2015 में ही जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 हुई तो कंट्रीज़ ने फैसला लिया कि क्योटो प्रोटोकॉल जब ख़त्म होगा तो हम लोग नया एग्रीमेंट लाएंगे जिसका नाम होगा पेरिस क्लाइमेट डील। और पेरिस क्लाइमेट डील ने तमाम प्रोसीजर ही बदल दिए। पेरिस क्लाइमेट डील ने कहा, पेरिस क्लाइमेट डील में कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वी विल मेक और कमिटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। INDC सरल से मतलब है कि सब देश वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करेंगे, वॉलेंट्री कमिटमेंट करेंगे कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन कर सकते हैं। अनलाइक क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल में कैसा था, एवरी कंट्री स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज वर गिवन बाइंडिंग टारगेट्स दैट वाज टू बी फुलफिल्ड इन मैंडेटरी मैनर। लेकिन ये कंडीशन हटा दिया गया पेरिस क्लाइमेट डील में। कहा गया कि आप खुद बताइए कि आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यू मेक योर ओन कमिटमेंट्स एंड देन फुलफिल दोज कमिटमेंट्स। तो इस तरीके से देशों पे खुद छोड़ दिया गया। जैसे इंडिया ने भी अपने कुछ INDC अनाउंस किए हैं, तो देशों पे खुद छोड़ दिया गया कि आप अपने टारगेट्स खुद डिसाइड कीजिए और उन टारगेट्स को पूरे कीजिए। तो अगर हम पेरिस क्लाइमेट डील की बात करें तो पेरिस क्लाइमेट डील ने तो पहला कॉन्सेप्ट लाया INDC का, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का। दूसरा जो उन्होंने प्रोविज़न रखा था दैट वाज रिगार्डिंग अपर लिमिट ऑफ क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। पेरिस क्लाइमेट डील में हमने फैसला लिया कि हम इस तरह के टारगेट्स खुद के लिए सेट करेंगे कि जो प्री इंडस्ट्रियल एज था 1850 से 1870 तक का, उस एज में जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर था पूरे दुनिया का, एवरेज एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था, उससे हमारा टेम्परेचर बाय ईयर 2100 आई एम सो सॉरी, वो टेम्परेचर बाय द ईयर 2100 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1850 से 1870, 1850 टू 1870 का जो टाइम होता है उसको माना जाता है प्री इंडस्ट्रियल एज, यानी कि उससे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, इंडस्ट्रियल इमिशन शुरू नहीं हुए थे। तो उस टाइम में जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर था, अब पेरिस क्लाइमेट डील में हमने टारगेट ये रखा है कि जब ये सेंचुरी ख़त्म होगी, यानी कि बाय द ईयर 2100, उस टाइम यानी कि प्री इंडस्ट्रियल एज से बाय द ईयर 2100
एवरेज एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में चेंज 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दैट इज़ द डिजायरेबल गोल कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम हीटिंग ना होने दें एटमॉस्फेयर का। लेकिन एक अपर लिमिट भी लगाया गया है कि ठीक है 1.5 तो डिजायरेबल है, लेकिन मैक्सिमम हम अलाउ कर सकते हैं 2 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एज तो सी लेवल राइज होने लगेगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होंगे, बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशंस होंगे, कहीं हेवी रेनफॉल, कहीं लैंडस्लाइड्स, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होंगे दुनिया में। तो ये टारगेट रखा गया 1.5 एंड 2 डिग्री सेल्सियस। अगर अभी देखा जाए तो मार्च 2020 तक में ही ऑलरेडी, मार्च 2020 का डाटा है, 1.16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। 1.5 तक हम मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बाई ईयर 2100, लेकिन उसमें से 1.6 हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि पेरिस क्लाइमेट डील में जो कंट्रीज़ ने कमिटमेंट किया है, अगर उन तमाम कमिटमेंट्स को पूरा भी कर दिया जाए तो भी हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज हीटिंग को नहीं रोक सकते विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एज। अगर तमाम कमिटमेंट्स पूरे भी कर दिए जाए तो भी हीटिंग 2.7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगी। मतलब जो कंट्रीज़ ने कमिटमेंट किए हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिए हैं पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर, उससे उनको और बेहतर और ज़्यादा एम्बिशियस कमिटमेंट्स करने होंगे, तब जाकर के टारगेट 2.7 से नीचे आकर के 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो अब ग्लासगो पैक्ट पे आ जाते हैं। पेरिस क्लाइमेट डील हमने 2015 में फाइनल कर लिया और पेरिस क्लाइमेट डील को हमने सोचा कि इट विल बी एप्लीकेबल वंस क्योटो प्रोटोकॉल लैप्सेज इन 2020। अब पेरिस क्लाइमेट डील को अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 हुई थी, इसका मेन पर्पस यही था टू फाइनलाइज द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अचीविंग द टारगेट्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एज। तो उसको अचीव करने के लिए उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए रूल्स प्रोसीजर सेट किए जाए। अब जरा देखते हैं कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंतर्गत क्या क्या फैसले हुए हैं। तो सारे ही कंट्रीज़ को कहा गया है कि वो अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को थोड़ा और स्ट्रेंथन करें, ताकि जो टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस का वो पूरा किया जा सके। देखिए मैंने बताया 2.7 तक चला जाएगा अगर कंट्रीज़ अपने टारगेट को स्ट्रेंथन ना करें तो इस बार अगर ग्लासगो में बात की जाए तो इंडिया अकेला ऐसा देश था जिसने इम्प्रूव्ड या स्ट्रेंथेंड इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अनाउंस किया। इंडिया ने अपनी ऑलरेडी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अनाउंस कर रखा है, जो मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है कि इमिशन इंटेंसिटी को 33 to 35% तक घटाएंगे बाय 2030, 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे या 2.5 to 3 गीगा टन्स तक का फॉरेस्ट लगाएंगे। तो ये हमारी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हम सेट कर चुके थे खुद के लिए। अब हमने उसको खुद अपग्रेड किया है बाय मेकिंग न्यू अनाउंसमेंट्स एट ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, जिसको हमने कहा है पंचामृत स्ट्रैटेजी। सो दीज 5 न्यू अनाउंसमेंट्स हैव बीन मेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट ग्लासगो, इम्प्रूविंग आवर अर्लियर कमिटमेंट्स। ये पंचामृत स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, एक बार आप फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इंडिया ने एक काम तो बड़ा अच्छा कर दिया, पंचामृत स्ट्रैटेजी, दुनिया का अकेला ऐसा देश बना जिसने अपनी ऑलरेडी डिफाइंड INDC को अपग्रेड किया। बाकी सारे देशों को भी करने की ज़रूरत है अगर हमें टारगेट 2.7 डिग्री सेल्सियस से घटा करके 2 तक लाना है। लेकिन एक जगह इंडिया की बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई है, क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग कोल के इस्तेमाल को पूरी तरह से फेज आउट करने का एक प्रपोजल लाया गया इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 में कि कोल के इस्तेमाल को धीरे धीरे पूरी तरह से फेज आउट कर दिया जाए। फेज आउट मतलब ख़त्म कर दिया जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेज आउट, कि ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया या चाइना जैसे, उन्होंने दबाव दे करके इस फेज आउट वर्ड को अमेंड करा दिया, और फेज आउट वर्ड को अमेंड करा के उन्होंने वर्ड लिखा दिया फेज डाउन। मतलब कोल का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करेंगे, फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। There has been a call for phase down of coal and phase out of fossil fuels। तो कोल का इस्तेमाल कम किया जाए और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए। बट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना दे फोर्स एन अमेंडमेंट फॉर वर्ड फेज आउट टू बी रिप्लेस्ड विथ फेज डाउन फॉर coal। So this is where world countries are criticizing कि India is not serious about meeting the climate change targets। India and China, they have allowed the space for use of coal।
दे हैव नॉट गॉन फॉर फेज आउट, दे हैव गॉन फॉर फेज डाउन। उसके अलावा एडेप्टेशन पे बात की गई है। तो सबसे पहले समझिए कि देयर हैव बीन सम कमिटमेंट्स एट ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट रिगार्डिंग मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब कि कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हमारे ऊपर कम किया, जैसे एक ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को कैसे उसके इम्पैक्ट को हमारे ऊपर कम किया जाए, दैट इज़ मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। उसी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी में हमने ये सारे INDC वगैरह और उसको स्ट्रेंथन करने की बात की है। दूसरा स्ट्रैटेजी होता है क्लाइमेट चेंज के अंदर अडेप्टेशन का, कि अपने आप को इस तरीके से आप अडेप्ट कर लें कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा ना हो, दैट इज़ द अनदर स्ट्रैटेजी। तो अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी जो होती है उसमें कंट्रीज़ मान के चलते हैं कि अब क्लाइमेट चेंज तो होगा ही, अब हमें खुद को चेंज करना है। अडेप्टेशन की जो स्ट्रैटेजी है ज़्यादातर इस्तेमाल होती है स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ के लिए। जो छोटे छोटे देश होते हैं स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का खतरा सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल उनको वहाँ पे क्लियर कट डिसाइडेड है, एक तरीके से डिमार्केटेड है कि 2030 तक पानी यहाँ चढ़ जाएगा, 2050 तक यहाँ चढ़ जाएगा। आप देखिए, क्योंकि सी लेवल राइज होना है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, तो आइस ज़्यादा से ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे फास्टर पेस से। जब आइस ज़्यादा ज़्यादा मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट करेंगे, तो नेचुरली सी लेवल राइज होगा और पानी ऊपर चढ़ेगा और ये छोटे छोटे आइलैंड देश हैं, ये पूरी तरह से सबमर्ज कर जाएंगे। दैट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर दीज आइलैंड स्टेट्स एंड दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू डेवलप सम एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी। अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लें, यहाँ पे कुछ एम्बैंकमेंट बनाएं या तो फिर कहीं और रिलोकेट हो जाए। सो दे आर लुकिंग फॉर दैट। और इसी दौरान फिर अपने ये जो आइलैंड देश हैं, इनकी कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, स्पेशली अगेंस्ट सबमर्जेंस ऑफ देयर लैंड, इसको हाईलाइट करने के लिए ये तुवालू के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने ऐसे आधे पानी में खड़े होकर के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 को एड्रेस किया, दुनिया को मैसेज देने के लिए कि भाई हम डूब रहे हैं और आप लोगों को सीरियस तरीके से कुछ अटेम्प्ट लेने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू इंश्योर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया है कि दे विल डबल द मनी बीइंग प्रोवाइडेड टू दीज स्मॉल आइलैंड कंट्रीज बाय द ईयर 2025 विद रिस्पेक्ट टू 2019 लेवल, सो दैट दे कैन गो फॉर अडेप्टेशन। देखिए, अडेप्टेशन के लिए लगता है पैसा, अडेप्टेशन के लिए लगती है टेक्नोलॉजी, और दोनों ही इन छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ के पास नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया है कि 2025 तक वो डबल कर देंगे जितना पैसा वो देते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2019 लेवल। 2019 में जितना पैसा देते उसका लगभग डबल देंगे बाय 2025, ताकि ये स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को अडाप्ट कर सकिए। तुवालू देखिए इस साल न्यूज़ में रहा है, हो सकता है आपसे पूछ ले। इट इज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द पैसिफिक ओशन। तीसरा अबाउट फाइनेंस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को अगर मिटिगेट करना है या अडाप्ट करना है खुद को, तो पैसा लगता है, फाइनेंस लगता है, क्योंकि नई से बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जिससे इमिशन कम से कम हो। जैसे आप अगर बेहतर कार खरीदें या बेहतर इंडस्ट्री लगाएं जो कम इमिशन करे, तो उसके लिए तो बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए और बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। और जो खासकर जो पुअर कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास उतना पैसा है नहीं कि वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर पाएँ, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। तो 2009 में, वे बैक इन 2009 इन कोपेनहेगन समिट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जब दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि भाई तुम लोग कुछ नहीं करते हो, सारे के सारे कमिटमेंट्स हमारे ऊपर डाल दिए अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कहा कि सर हम करें तो क्या करें, हमारे पास ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने उस टाइम में प्रॉमिस किया था कि हम लोग तुम्हें पैसे देंगे, वी विल बी गिविंग यू अबाउट $100 billion every year from 2020. दिस वॉज कमिटमेंट मेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ कि हम तुम्हें हर साल $100 billion देंगे 2020 से, और इसके लिए एक स्पेशल फ़ंड बनाया गया जिसका नाम रखा गया ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड। और इस फंड के इस्तेमाल से तुम फिर अपने यहाँ पे बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट करो, अडाप्ट करो। लेकिन हुआ क्या, 2020 का डेडलाइन आज शुरू हो चुका है, 2020 वक्त आ चुका है, लेकिन ये जो $100 बिलियन का कमिटमेंट था डेवलप कंट्रीज़ ने जो किया था कि 2020 से वो $100 बिलियन देंगे हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉर मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन, वो शुरू नहीं हो पाया, वो पूरा नहीं हो पाया। बहुत $100 बिलियन के सामने जो कमिटमेंट्स जो उन्होंने कब दिए हैं फंडिंग, वो काफ़ी कम अमाउंट है फंडिंग की, देख सकते हैं आप। US जापान का बहुत कम फंडिंग किया इन्होंने। अब जब यहाँ ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में उन पे
पूछा गया कि भाई आपने कहा था $100 बिलियन का पेमेंट करेंगे आप हर साल बाय 2020। तो इस पर डेवलप्ड नेशंस ने प्रॉमिस किया है कि दे विल अरेंज दिस अमाउंट बाय 2023। 2023 तक वो पूरा पेमेंट करना शुरू कर देंगे, अबाउट $100 बिलियन एवरी ईयर इन ग्रीन क्लाइमेट फंड। चौथा जो डिसीजन है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में, दैट इज रिगार्डिंग कार्बन मार्केट। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कैसा था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर लिमिटेशन लगाए गए थे कि आप इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं कर सकते, और अगर उससे ज़्यादा वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर देते, जो भी उनके टारगेट्स थे उससे ज़्यादा अगर वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर देते, तो उनको फिर किसी दूसरे देश से जो अपने टारगेट से कम इमिशन कर रहा है उससे कार्बन क्रेडिट खरीदना होता था। समझिए इस बात को। मान लीजिए इस कंट्री को टारगेट दिया गया है 2 गीगा वाट का या 2 गीगा टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिट करने का, और इस कंट्री को टारगेट दिया गया है 1.5 गीगा टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिट करने का। लेकिन इस कंट्री ने अच्छे टेक्नोलॉजी लगा करके 1.5 की जगह पे बस 1 गीगा टन एनर्जी रिलीज़ किया, ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ किया। बट इसने पुअर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और 2 के जगह पे 2.5 गीगा टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ किया। तो ये कंट्री, इसने 0.5 गीगा टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन को घटाया है, तो उसके बदले में इसको मिलेगा कार्बन क्रेडिट, और ये कार्बन क्रेडिट वो बेच सकता है इस तरह के कंट्रीज़ को जिसने अपने लिमिट से ज़्यादा इमिट कर दिया है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये कॉन्सेप्ट था क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट का, कि जो कंट्री पैसा बचाएगा, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करेगा, उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा और उसको वो बेच सकता है। तो कार्बन क्रेडिट में डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी अलाउ था कार्बन क्रेडिट अर्न करना, यानी कि अपने यहाँ पे अगर वो कोई बेहतर टेक्नोलॉजी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, हमने नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के जगह पे जब दिल्ली मेट्रो लगाया दिल्ली में, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट की कमाई हुई। भाई अगर हम ये बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं लगाते दिल्ली मेट्रो, उसके जगह पे अगर हम नॉर्मल रोड ट्रांसपोर्टेशन करते तो जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता उसको हमने बचा लिया। तो दिल्ली मेट्रो से इंडिया ने काफ़ी सारा कार्बन क्रेडिट कमाया। इनफैक्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना या ब्राज़ील जैसे, इन्होंने बहुत सारा कार्बन क्रेडिट ऑलरेडी कमा रखा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि कार्बन क्रेडिट हमारा बिक नहीं पाया। क्यों नहीं बिक पाया? क्योंकि दुनिया के तमाम देश जैसे यूएस, कनाडा मैंने बताया, वो पहले ही क्योटो प्रोटोकॉल से पुल आउट कर गए थे। उन्होंने तमाम तरह के जो कमिटमेंट्स थे, उनके ऊपर सीलिंग लिमिट थी या बाइंडिंग टारगेट्स थे, उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो मतलब कार्बन जो मार्केट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इंडिया, ब्राज़ील या चाइना जैसे देशों ने कई सारा कार्बन क्रेडिट कमा तो लिया था, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैड पुल्ड आउट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एंड दे वर नॉट फुलफिलिंग द टारगेट्स गिवन अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो अब ग्लासगो पैक्ट पे इन देशों ने, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि भाई हमारा तो बहुत सारा कार्बन क्रेडिट बचा हुआ है, वो तो बिका नहीं, और अब क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया तो कार्बन मार्केट भी ख़त्म हो गया, तो अब हम कहाँ बेचें? तो ग्लासगो पैक्ट में इससे रिलेटेड फैसला लिया गया है। ग्लासगो पैक्ट में कहा गया है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारा कार्बन क्रेडिट बचा रखा है अभी तक, ये इस कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खुद के इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के टारगेट को मीट करने के लिए अंडर पेरिस क्लाइमेट डील। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने खुद के लिए टारगेट सेट किया है कि वो 2.5 to 3 गीगा टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करेगा। तो अब इंडिया के पास अगर पहले से कुछ कार्बन क्रेडिट बची हुई है तो उसका वो इस्तेमाल कर सकता है अपने इस टारगेट्स को दिखाने के लिए। मतलब अगर मान लो पहले से 1 गीगा टन्स ऑफ कार्बन क्रेडिट बची है और हमने कमिटमेंट किया है कि हम 2.5 तक कम करना है हमें, तो अब हम सिर्फ 1.5 तक भी कम करेंगे और 1 गीगा टन्स का हम लोग कार्बन क्रेडिट इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग पेरिस क्लाइमेट डील के अपने टारगेट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कार्बन क्रेडिट हमारे बचे हुए थे वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे। और अगर आप देखें तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के अंतर्गत ये जो कार्बन क्रेडिट वाला जो मुद्दा है, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इनफैक्ट ये प्रीलिम्स क्वेश्चन आपके एपीएससी प्रीलिम्स जो पिछले साल हुआ था, मतलब इस बार वाला 12 सितंबर वाला पेपर में आया था, तो पीटी में तो इसी तरीके के सरल सवाल आते हैं, लेकिन आने वाले मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स बताइए। उनमें आपको ये 4 इंपॉर्टेंट आउटकम्स बताने होंगे। The next article is taken from international segment. It is about Indian Ocean Naval Symposium and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो Indian Ocean Naval Symposium ये क्या है समझिए। एक वॉलेंटरी फॉरम है। वॉलेंटरी मतलब किसी के ऊपर मैंडेटरी नहीं है किसी भी देश के ऊपर कि इसमें हिस्सा लेना ही है। वॉलेंटरी फॉरम है
एंड दिस वॉलेंटरी फोरम इज़ अमंग्स द लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। लिटोरल स्टेट्स मतलब वो देश जिनका इंडियन ओशन में कोस्ट है कहीं ना कहीं से, उन तमाम देश मिल करके उन्होंने एक ये फोरम बनाया है, वॉलेंटरी फोरम, जिसका नाम है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इसके अंदर टोटल 36 कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ लाइक फ्रांस और यूके भी इसके मेंबर हैं। अब आपको सोच करके लगेगा कि सर फ्रांस, यूके ये सब तो इधर है, स्पेन ये इंडियन ओशन में तो है नहीं, इनको कैसे मेंबरशिप मिल गई? तो समझिए, फ्रांस और यूके के बहुत सारे आइलैंड जो हैं, जैसे रियूनियन आइलैंड वगैरह, ये सब इंडियन ओशन में, चागोज आइलैंड, ये सब इंडियन ओशन में होने के कारण माना जाता है कि इन सारे कंट्रीज़ का भी कोस्ट इंडियन ओशन में है। एंड दैट इज़ हाउ दे हैव ऑल्सो गॉट मेंबरशिप ऑफ फ्रांस एंड यूके हैव गॉट मेंबरशिप ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। अब इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की हर 2 साल पे मीटिंग होती है। इसकी पहली इनॉग्रल मीटिंग हुई थी 2008 में, न्यू दिल्ली के अंदर ये मीटिंग हुई थी, क्योंकि जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी उस टाइम में इंडिया को इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैनशिप मिला था। मौजूदा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैनशिप फ्रांस के पास है, मतलब मौजूदा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी फ्रांस की है। और फ्रांस ने 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कंडक्ट कराया। एक फोरम है जहाँ पे, एक इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एक फोरम है जहाँ पे ये 36 देश के जो नेवीज़ हैं और नेवी के चीफ्स हैं वो मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन किया जा सके, ओशंस की सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन किया जा सके, खासकर इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 7th एडिशन कराने की जिम्मेदारी फ्रांस पे थी। फ्रांस ने ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का डेट रखा था 28 जून से लेकर के 1 जुलाई तक इसी साल के, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो जो बचे हुए पार्ट थे ये 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के, वो उसको अब कंडक्ट करा रहा है फ्रांस इन इट्स सिटी ऑफ पेरिस, जहाँ पे अलग अलग ये 36 देशों के नेवल चीफ्स, नेवी चीफ्स मुलाकात करेंगे। दे विल give lectures, they will exchange informations or exchange ideas with respect to maritime cooperation and security। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट बेस्ट टूरिज्म विलेज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। तो पोचमपल्ली एक गाँव है तेलंगाना में, विच हैज़ बीन नाउ सेलेक्टेड बाई यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन WTO। तो इसने पोचमपल्ली को वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया है। इंडिया से तो ये अकेला टूरिज्म विलेज है, वन ऑफ द बेस्ट, इंडिया से तो अकेला ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है, बट पूरे दुनिया भर में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पोचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना। तो पोचमपल्ली विलेज के बारे में ज़रा समझते हैं। इट इज़ अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हैदराबाद। इट इज़ इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज और कॉल्ड एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। मैसूर के अलावा पोचमपल्ली को भी सिल्क सिटी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सिल्क है, जो इकात तरह की सिल्क है, वो काफ़ी पॉपुलर है। इकात माने टाई एंड डाई वाली सिल्क काफ़ी पॉपुलर है। पोचमपल्ली इकात को GI स्टेटस भी मिल चुका है इन 2004। अगर बेस्ट टूरिज्म विलेज की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको अनाउंस करता है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और अलग अलग दुनिया से, अलग अलग देशों से यहाँ पे नॉमिनेशंस आते हैं कि हमारे इस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर कर दीजिए। गांव को 9 क्राइटेरिया जैसे होते हैं जो पूरे करने होते हैं, बेसिक लिवेबिलिटी, सैनिटेशन वगैरह, ये सब क्राइटेरियाज पूरे करने होते हैं। तो इंडिया से इस साल 3 नॉमिनेशंस गए थे बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर कराने के लिए बाय यूनाइटेड नेशन WTO। ये 3 विलेजेस के रिक्वेस्ट थे फ्रॉम लधपुरा खास ऑफ मध्य प्रदेश, कोंगथोंग विलेज ऑफ मेघालय एंड पोचमपल्ली विलेज ऑफ तेलंगाना। ये 3 जो रिक्वेस्ट गए थे या नॉमिनेशन गए थे इंडिया की तरफ से एट यूनाइटेड नेशन WTO, उसमें से पोचमपल्ली विलेज ऑफ तेलंगाना को डिक्लेयर कर दिया गया है एज बेस्ट टूरिज्म विलेज। The next article is taken from Assam segment. It is about Bodo Sahitya Sabha. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view.
तो बोरो साहित्य सभा वॉज फॉर्म्ड ऑन 16th November 1952 at Basugaon in Kokrajhar district, and as you can see the main purpose of this Sahitya Sabha was to promote Bodo language and its literature. ये आर्टिकल बोडो साहित्य सभा पे इसलिए आया है क्योंकि कल 16 नवंबर था और 16 नवंबर इज़ द डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोरो साहित्य सभा दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एट बासुगांव। तो माना जाता है कि द फॉर्मेशन ऑफ बोरो साहित्य सभा इज एसोसिएटेड विद दीज टू बोरो इंटेलेक्चुअल्स मोदाराम ब्रह्मा एंड गौरीकांत ब्रह्मा। इन दोनों लोगों ने धुबरी के अंदर एक आप समझिए लाइब्रेरी खोली थी, बोरो लिटरेरी क्लब इन धुबरी 1950। लेकिन बाद में इनको लगा कि अगर बोरो को और ज़्यादा पॉपुलर करना है, बोरो इंटेलेक्चुअल्स को और अगर सामने लाना है तो सिर्फ लिटरेरी क्लब से नहीं होगा, और इसके बाद इन्होंने फिर बोरो साहित्य सभा का गठन कर दिया। दे मूटेड द फॉर्मेशन ऑफ बोरो साहित्य सभा। बोरो लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को लेकर के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, डिस्प्यूट हैं। फॉर एग्जांपल कलागुरु विष्णु रभा साहब का मानना था कि द देवधाई स्क्रिप्ट वॉज अर्लियर यूज्ड फॉर राइटिंग बोडो लैंग्वेज। लेकिन हाल फिलहाल में अब आज के मॉडर्न टाइम्स में आप देखें तो आपको पता है एसएमएस स्क्रिप्ट इज जनरली यूज्ड टू राइट बोरो लैंग्वेज। सो दीज आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट यू मस्ट कीप इन माइंड रिगार्डिंग बोरो साहित्य सभा क्रिएटेड ऑन 16 नवंबर 1952 बसुगांव, एंड टू इंटेलेक्चुअल्स मोदाराम ब्रह्मा एंड गौरीकांत ब्रह्मा। पहले इन्होंने बोरो लिटरेरी क्लब बनाया, बाद में बोरो साहित्य सभा बनाए, और पहले की इसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवधाई स्क्रिप्ट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू कलागुरु विष्णु प्रसाद रभा। दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट इट कैन बी यूज्ड बाय क्रिप्टो करेंसी ओनली। नो, दिस इज रॉन्ग। इट इज नॉट ओनली फॉर क्रिप्टो करेंसी, इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एज वेल। एन एप्लीकेशन ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन इज डेवलप्ड बाय विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1 and 3 only. India's first museum was opened at Thanjavur, so the correct answer is option D. And which of the following can be seen stalking along the cattle? तो जिसका भी, जैसा मैंने कल ही आपको बोला था कि जिस बर्ड की भी बीक, चोंच जिसको हम कहते हैं, वो छोटी होगी वही इंसेक्ट को खा सकती है आराम से। तो इस हिसाब से बस माइनस सही बैठता है, एंड दैट इज़ हाउ करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.